Hello everybody, welcome to our YouTube channel. दोस्तों, हमने देखा कि चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों में दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि। एक स्वर ध्वनि को पैदा करते वक्त, उसे पैदा करने के लिए हमें अपना मुंह खोलकर हमारी सांस की हवा के एक निर्बाध झोंके के साथ उसे बोलना पड़ता है, यानी उसका उच्चारण करना पड़ता है। जबकि एक व्यंजन ध्वनि को पैदा करने के लिए हमें उसे बोलना जरूरी नहीं है, हमें उसे बोलना नहीं पड़ता, उच्चारण उसका नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट हम उसको बोल ही नहीं सकते बिना स्वर ध्वनि की सहायता के। जैसे स्वर को ले लीजिए, इंग्लिश या हिंदी कोई से भी स्वर हो, ए आ, देखिए हम ए आ ई बोलेंगे तो हमारा मुंह खुलेगा और एक निर्बाध हवा का झोंका हमारे मुंह से बाहर निकलेगा, देखिए, और हमारी चिन नीचे आएगी, ए आ ई, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जो व्यंजन है, उन्हें बोलते वक्त उन्हें हम बोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट उन्हें पैदा करते वक्त, उन ध्वनियों को पैदा करते वक्त हमारा सिर्फ मुंह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक हवा का झोंका बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से हम उन्हें बोल नहीं पाते। जैसे स ध्वनि है तो वो ये है, श ध्वनि है तो वो ये है, मैं ध्वनि है तो वो ये है, न है तो वो ये है। अब इन्हें हमें बोलना होता है, क्योंकि हम अपनी बात रखने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें इन ध्वनियों को बोलना जरूरी है। लेकिन व्यंजनों को चूंकि उनके खुद के दम पर बोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और इस तरह जब हम कुछ बोलते हैं, यानी हम जब कुछ उच्चारण करते हैं, तो जिस ध्वनि यानी एक ध्वनि, यानी स्वर ध्वनि है यहां पे, ये एक ध्वनि, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह यानी एक स्वर ध्वनि के साथ दूसरी कोई व्यंजन ध्वनि, एक या एकाधिक, एक व्यंजन ध्वनि होती है हिंदी में, जबकि एकाधिक, एक से ज्यादा व्यंजन ध्वनियों को एक ही स्वर ध्वनि के सहारे बोल दिया जाता है इंग्लिश में। यही फर्क मैं आपको आज बता रहा हूं। तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण सांस के केवल एक निर्बाध झोंके में हो जाए, केवल एक निर्बाध झोंके में एक बार में हो जाए, उस उच्चारण इकाई को, क्योंकि वो उच्चारण की इकाई हो गई, एक बार में बोल दिया, जैसे ये एक इकाई हो गई, या जैसे बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया मैन, तो एक बार मुंह खुला और उसका उच्चारण हो गया, तो वो एक सिलेबल हो गया। तो और या हिंदी में जैसे मैं, तो मैं व्यंजन में ए स्वर जोड़ा और मुंह से एक अक्षर निकला, मैं। और ये जब एक यूनिट, उच्चारण की एक यूनिट जब हम बना पाते हैं, तो उस उच्चारण की एक यूनिट, एक इकाई को हम कह देते हैं सिलेबल या अक्षर। और ये अक्षर अक्षर शब्द में देखिए अर्थ समझिए, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसमें कांट छांट ना हो सके। और कांट छांट कब नहीं हो सकती? जब वो हमारे मुंह से वो ध्वनि निकल चुकी हो। और मुंह से कोई भी ध्वनि निकालने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर अपने आप में खुद निकाला जा सकता है मुंह से, लेकिन व्यंजन ध्वनि अपने आप में खुद मुंह से नहीं बाहर निकाली जा सकती, जब तक कि उसे एक स्वर ध्वनि का सहारा नहीं मिल जाता। और जब एक स्वर ध्वनि हमें मिल जाती है, उस स्वर ध्वनि की मदद से जितना हम बोल पाते हैं, जितनी ध्वनि हम पैदा कर पाते हैं, उस एक स्वर ध्वनि की मदद से वही अक्षर कहलाती है, या इंग्लिश में उसे सिलेबल कह देते हैं। तो देखिए, उस उच्चारण इकाई को, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण सांस के केवल एक निर्बाध झोंके में हो जाए, यानी एक बार में हो जाए, तो उस उच्चारण इकाई को, जो हमने बोला, उस इकाई को अक्षर या शब्दांश या सिलेबल कहते हैं
हिंदी में इसे अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में बताने के लिए इसे शब्दांश भी कह दिया जाता है, क्योंकि एक शब्द के कई अंश होते हैं, कई सिलेबल होते हैं। वैसे ये शब्दांश हिंदी में भी काम आ सकता है, पर हिंदी में अक्षर ज्यादा प्रॉपर है, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यंजन ध्वनि को एक स्वर ध्वनि का सहारा जरूरी दिया जाता है। हमारे यहाँ व्यंजन ध्वनि को अपने आप में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी हिंदी जो है सिद्धांतों के अनुसार ज्यादा चलती है। इट इज नॉट एज प्रैक्टिकल एज इंग्लिश। बताऊंगा कैसे। तो सांस का वह एक निर्बाध झोंका एक स्वर ध्वनि से बनता है। क्योंकि स्वर ध्वनि जो है वो एक निर्बाध झोंके के रूप में ही आप बोल सकते हो। तो अच्छा, अर्थात किसी शब्द के उच्चारण में जितनी स्वर ध्वनियां होती हैं उसमें उतने ही अक्षर या सिलेबल होते हैं। जितनी आपने स्वर ध्वनियां यूज कर ली, यानी जितने बार आपका मुंह खुला और एक निर्बाध हवा का झोंका मुंह से निकला या आपकी चिन नीचे गई, तो जितने बार ये होगा, जितने स्वर ध्वनियां यूज करने से मुंह जितनी बार खुलेगा, उतने ही आपने यूनिट उच्चारण के, उतनी ही इकाइयां उच्चारण के आपने यूज कर ली। यानी उस शब्द को बोलने में आपने कितने अक्षर यूज किए या कितने सिलेबल यूज किए, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उस शब्द को बोलने के लिए कितनी स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया। क्योंकि हर एक स्वर ध्वनि के प्रयोग पर एक उच्चारण इकाई बन जाती है, जिसे हम अक्षर या सिलेबल कहते हैं। तो एक अक्षर में, एक सिलेबल में मात्र एक स्वर ध्वनि भी हो सकती है, क्योंकि स्वर ध्वनि अपने आप में खुद जो है एक अक्षर है। उसे बोलना ही पड़ता है। उसे बिना बोले हवा के एक निर्बाध झोंके की सहायता से मुंह खोलकर बिना बोले आप पैदा ही नहीं कर सकते स्वर ध्वनि को। ये उसकी खूबी है। और बोलना चूंकि हमें जरूरी होता है, तो स्वर ध्वनि के बिना हम बोल भी नहीं सकते। दोनों बातें हैं। स्वर ध्वनि को बोले बिना उसे पैदा नहीं किया जा सकता, और अगर हमें बातचीत करनी है तो हमें बोलना होगा, तो बिना स्वर ध्वनि के हम बोल भी नहीं सकते। तो एक अक्षर में, एक सिलेबल में मात्र एक स्वर ध्वनि भी हो सकती है। जैसे ए जो है वो एक स्वर भी है, स्वर ध्वनि भी है और एक अक्षर भी है, क्योंकि ये मैं बोल सक रहा हूं, यानी ये एक उच्चारण इकाई है। ए, मैं बोल पा रहा हूं, इसे आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कि मैंने क्या बोला। ई, आ, ठीक है। तो जो स्वर ध्वनि होती है वो अपने आप में एक अक्षर भी होती है, क्योंकि मैं उसे बोल पा रहा हूं। लेकिन एक व्यंजन ध्वनि अपने आप में अक्षर तब तक नहीं है जब तक उसको किसी स्वर ध्वनि का सहारा मिलने के बाद उसे बोला नहीं जा सका है। जब तक उसे बोलेंगे नहीं, तब तक वो बोलने की एक इकाई कैसे हो जाएगी। बोलने की एक इकाई वो तभी बनेगी जब हमने उसे बोल दिया, और बोलने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक स्वर का सहारा उस व्यंजन ध्वनि को देना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक अक्षर में मात्र एक स्वर ध्वनि भी हो सकती है, यानी एक स्वर अपने आप में एक अक्षर भी है, और उसके अलावा एक स्वर ध्वनि की सहायता से उसके साथ बोली जाने वाली एक या एकाधिक व्यंजन ध्वनियों का समूह भी हो सकता है। कि हमने या तो एक खुद स्वर हो तो वो स्वर अक्षर भी है और खुद स्वर भी है, लेकिन अगर व्यंजन है तो एक स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ेगी। एक स्वर ध्वनि की सहायता से उसके साथ बोली जाने वाली, उसके साथ फिर बोल सकते हैं व्यंजन ध्वनियों को, एक या एकाधिक व्यंजन ध्वनियों का समूह भी एक अक्षर कहलाएगा। जैसे हिंदी में समूह नहीं बनता है, हिंदी में हर व्यंजन को एक व्यक्तिगत स्वर दिया जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं हिंदी में ले चलता हूं कि हिंदी में अक्षर क्या है और इंग्लिश में उस अक्षर या सिलेबल का क्या मतलब है। देखिए, हिंदी जो कि ज्यादा सैद्धांतिक भाषा है, उसमें क्या होता है, सिद्धांत क्या कहता है कि बिना स्वर ध्वनि की सहायता के हम व्यंजन ध्वनि को नहीं बोल सकते, ये सिद्धांत है। तो हिंदी में क्या होता है, चूंकि वो एक सैद्धांतिक भाषा है, इसलिए सामान्यतः हर व्यंजन ध्वनि को बोलने के लिए
एक स्वर ध्वनि का सहारा लिया जाता है। हर व्यंजन ध्वनि को बोलना के लिए एक स्वर ध्वनि हमने ले ली, है ना, क्योंकि वो कहता है, वो इंडिविजुअल स्वर ध्वनि देता है हर व्यंजन ध्वनि को हिंदी में। जैसे उदाहरण के लिए पाठशाला शब्द में, ये पाठ है शाला, पाठ है शाला, इसमें क्या हो रहा है, पै व्यंजन है प्लस आ क्या है, पै के साथ आ, और ये देखिए व्यंजन है तो व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। अकेला व्यंजन मतलब हलंत, यानी ये आधा बोल देते हैं इसे, पर ये अपने आप में, जैसे प प, अब आप प में ए नहीं जोड़ोगे जब तक उसे प बोल के बाहर नहीं निकाल पाओगे, आपका ये होठों पे ही चिपक के रह जाएगा। दिस इज बाइलेबियल प, आपने इकट्ठी कर ली हवा होठों के पीछे, लेकिन अब आप उसे निकाल नहीं पा रहे। उसको निकालने के लिए आपको ए चाहिएगा कम से कम, तो ये होगा प प। तो उसमें प और ए दोनों है प में, तो ये यहां पा है, तो पा है तो इसमें पै व्यंजन है और आ स्वर है। फिर ठ है, ठ में ठ व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में पैदा नहीं किया जा सकता, बोला नहीं किया जा सकता, और जो व्यंजन है वो हलंत के साथ है, तो ठ और प्लस ए। इस ठ में सिर्फ ठ ही नहीं है, व्यंजन आधा अधूरा व्यंजन ही नहीं है, उसमें ए स्वर भी है। बिना उस स्वर की सहायता के, मैं हिंदी में ऐसा कहते हैं कि इसे स्वर को, इस व्यंजन को मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इस व्यंजन को भी एक स्वर ध्वनि सेपरेट, इसकी व्यक्तिगत स्वर ध्वनि, ठ की व्यक्तिगत स्वर ध्वनि उसे देंगे हिंदी में, और वो है ए। तो ये हो गया पाठ है। फिर है शाला, तो ये श व्यंजन है, व्यंजन और आ, तो शा शा। फिर है ल व्यंजन और आ, ला। तो ये इन सभी चार व्यंजन ध्वनियों, चार व्यंजन ध्वनियां कौन सी है इसमें, क्रमशः प ठ श ल, इनको क्रमशः कौन कौन सी स्वर ध्वनियां दे दी गई, आ, प के साथ आ, ठ के साथ अ, फिर श के साथ आ, फिर ल के साथ आ, तो ये हो गया पाठशाला। तो ये की स्वर ध्वनियों के सहारे बोला जाता है, इन व्यंजन ध्वनियों को, प ठ श ल को इन स्वर ध्वनियों के सहारे बोला जाता है हिंदी में, है ना। तो चार व्यंजन ध्वनियों के लिए चार स्वर ध्वनियां हमने इस्तेमाल कर ली, किसमें, हिंदी में। यानी हर व्यंजन ध्वनि को बोलने के लिए एक स्वर ध्वनि हमने काम में ली। तो स्वर ध्वनियों के सारे बोला जाता है इन व्यंजनों को, इसलिए वे हलंत वाली अपेक्षाकृत कम ही होती हैं, और इसीलिए हिंदी के जो शब्द हैं उनमें आधे शब्द बहुधा नहीं मिलते, शब्द पूरे ही सॉरी, उनमें आधे केवल व्यंजन, यानी हलंत के साथ वाला व्यंजन अपने आप में कभी बहुत कम मिलता है। उसमें हिंदी में अक्षर शब्दों में हर व्यंजन को एक स्वर दिया जाता है, और इसी वजह से व्यंजन अपने आप में अकेला नहीं मिलता, हलंत के साथ नहीं मिलता हिंदी शब्दों में, अक्सर बहुधा, ठीक है। तो हुआ क्यों ये, क्योंकि हर व्यंजन को हम इंडिपेंडेंट एक स्वर देते हैं हिंदी में, तो अतः ज्यादा संख्या में अक्षर बनते हैं, तो इसलिए अक्षर ज्यादा बन गए, क्योंकि जितने स्वरों का यूज किया उतने ही अक्षर बन गए। तो अक्षर कितने बन गए इस पाठशाला में, 4 अक्षर बन गए। क्यों, क्योंकि हमने 4 स्वरों का यूज कर लिया, देखिए, इसलिए इसमें कितने हो गए, 4 अक्षर। हर स्वर पे एक अक्षर काउंट हो जाएगा। जैसे अब जैसे ये स्नान है, ये होता तो स्नान है, न पूरा होता है इसमें, इस शब्द में। अब यहां ये देखिए, ये वो रेयर एग्जाम्पल है जहां पे से आधा है हलंत के साथ, यानी यहां इस से के पास अपना खुद का स्वर, अपनी खुद की स्वर ध्वनि नहीं है, इस से ध्वनि व्यंजन ध्वनि के पास, तो वो किसके सहारे बोली जा रही है, वो इस न की आ जो स्वर ध्वनि है, न की जो आ स्वर ध्वनि है, इसके सहारे ये बोली जा रही है से। तो ये हो गया स्ना, स्ना, ये हो गया एक अक्षर स्ना। स और न, इन दोनों व्यंजनों को बोल दिया आ की मदद से, लेकिन चूंकि ये आ इसके बाद इसको सपोर्ट कर रहा है तो नाक में लगेगा ही, पर इसको यहां से को भी इस
आके भरोसे बोल दिया, आके सहायता से बोल दिया, तो ये स्ना एक हो गया अक्षर। फिर है दूसरा है न, तो इसमें न हलंत वाला है, केवल व्यंजन, और ये ए इसमें स्वर भी है, तो न, स्नान, दो इसमें क्या हो गए अक्षर। ठीक है, अब हम देखिए अब इंग्लिश में क्या हो रहा है, पहले मैं इसको इंग्लिश में लेके जाता हूं, आपको समझ में आएगा कि हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या है। इंग्लिश में क्या हो रहा है कि इंग्लिश जो कि अपेक्षाकृत व्यावहारिक भाषा है में एक स्वर ध्वनि के सहारे एक से अधिक व्यंजन ध्वनियां बोली या उच्चारित की जाती हैं। एक ही स्वर ध्वनि के सहारे एक से ज्यादा व्यंजन ध्वनियां इंग्लिश में बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल, अब ये स्कूल में क्या हो रहा है, इस शब्द में तीन व्यंजन ध्वनियां हैं, स, क और ल। ठीक है, ये देखिए ये यहां स्कूल, स्कूल में क्या हो रहा है कि एक तो व्यंजन ध्वनि है स, एक व्यंजन ध्वनि है क, और एक व्यंजन ध्वनि है ल, और सिर्फ ये डबल ओ जो एक वावल थीम है, इससे एक वावल साउंड या एक स्वर ध्वनि बन रही है, दैट इज ऊ, ऊ। तो ये यहां जब मैं इसका स्कूल का हिंदी रूपांतरण करूंगा तो मेरे पास एक या एक से ज्यादा हलंत वाली या आधी यानी सिर्फ व्यंजन ध्वनियां निकलेंगी। जैसे यहां ये से, ये अकेला पड़ा है क्योंकि इसके पास खुद का सेपरेट वो नहीं है वावल, लेकिन ये कै के पास है तो ये कै में ऊ लग गया है, कू। और ये ल, ये आधा है क्योंकि इसके पास आगे कोई इसके साथ व्यंजन नहीं है, तो ये ल अधूरा हो गया। और इंग्लिश में अक्सर ये जो लास्ट वाला जो साउंड है ये अकेली होती है, ये व्यंजन ध्वनि ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड अलोन होती है, अकेली होती है। इसलिए इंग्लिश में अधिकांश शब्दों में जो लास्ट का जो लेटर जो साउंड है वो हलंत के साथ होगी। इंग्लिश में वो केवल व्यंजन लिए हुए होगी, उसमें स्वर नहीं होगा। जैसे ये स्कूल, ये लय हलंत वाला, ठीक है। स्नान में ये से आ गया था पहले और आधा आ गया था, लेकिन यहां हिंदी में लास्ट वाला यूजुअली हलंत के साथ नहीं होता, संस्कृत में हुआ करता था, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में उसे पूरा लिखा जाता है, लेकिन हम करते क्या है, बोलते उसको आधा अधूरा है। देखिए कैसे, जैसे हमने स्नान बोला तो हम स्नान बोल के स्नान कर लीजिए, तो स्नान कर लीजिए ऐसे बोलना चाहिए था, क्योंकि न को मैं जब तक न नहीं बोलूंगा तब तक उसमें मैंने ए का उच्चारण नहीं किया है, मैं सिर्फ न का उच्चारण करके आगे बढ़ गया हूं। स्नान कर लीजिए तो न स्नान कर लीजिए, स्नान स्नान कर लीजिए, स्नान एक बार मुंह को खोलना पड़ेगा न के बाद, न स्नान कर लीजिए, लेकिन हम खोलते नहीं है, हम आधा अधूरा बोल के आगे निकल लेते हैं। हम बोलते हैं स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। ठीक है, तो गलती हमारी, हम एक्चुअली लिखते तो पूरा है, बोलते अधूरा है, और प्रैक्टिकली अधूरा ही बोल के आगे निकलता है इंसान। जब कनेक्टेड स्पीच होती है, जब आप कंटिन्यूटी में वर्ड्स को साथ में बोलते हैं, तो वर्ड का जो लास्ट वाला जो साउंड होता है वो यूजुअली नहीं बोला जाता अनलेस एंड अनटिल वो ए के अलावा कोई और स्वर ध्वनि हो। ए स्वर ध्वनि यूजुअली बोलने में नहीं आती, वो केवल व्यंजन बोल के आगे निकल जाता है इंसान। तो जैसे ये है, जैसे इसी तरह हम, जैसे ये राम है, अब हम लिखते तो राम है, राम, लेकिन बोलते राम है आधा, ए को उच्चारण नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं राम आम खाता है, तो राम म आम ऐसे नहीं बोलते, हम ऐसे नहीं बोलेंगे राम राम आम खाता है, हम उसको फटाफट बोलेंगे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है। तो हमने मैं को उसका ए स्वर नहीं दिया उच्चारण करते वक्त, हमने उसको आधा अधूरा बोला है। और इंग्लिश में इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये लास्ट वाला तो यूजुअली आधा ही रहता है बोलते वक्त कनेक्टेड स्पीच में, जब साथ के साथ बोलेंगे तो, कई वर्ड्स को साथ बोलेंगे तो। लेकिन हम हैं तो सिद्धांतवादी, पर व्यवहार में हम वही करते हैं जो इंग्लिश में किया जाता है। और इसीलिए
जब इसको पूरा लिखना होता है ना मैं को, तो इंग्लिश में वैसे अगर जैसे इंग्लिश में क्या होगा कि राम को अगर हमारी हिंदी की तरह बोले, हिंदी में अगर हम इसको राम लिख देते ना तो इंग्लिश वाले इसको सिर्फ इतना लिखते, राम, RAM, सिर्फ इसको RAM लिखते, ए को बाद में वो यूज नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई अब ए की जरूरत नहीं है, मैं एम पे, मैं पे ही काम, बात खत्म हो गई, तो वो RAM लिखते। लेकिन चूंकि हमने लिखा तो राम है, तो वो इस ए का स्वर का यूज करते हैं, इस ए वावल का यूज करते हैं और इससे श्वा साउंड बनाते हैं। लास्ट का ए यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में श्वा साउंड बनाता है, श्वा यानी आधा ए। तो आधा ए बना के हम इसे इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा राम, राम, दिस इज राम, राम। तो ये हो गया हमारे जैसा। और जब एक से ज्यादा सिलेबल हो जाते हैं, एक से ज्यादा अक्षर हो जाते हैं इंग्लिश में, तो एक सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा जोर देके बोला जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया राम, राम, ठीक है। तो वो बेचारे सही है, राम माँ लिखते हैं तब, वो राम माँ नहीं है, दैट इज राम, है ना। इसी तरह वो योगा, आप बोलते योगा लिख दिया, अरे योगा नहीं है भाई, उसने योग ही लिखा है, योग, योग। ये हो गया ब्रिटिश, योगा अमेरिकन, क्योंकि वो ग को पूरा बोलना चाहता है, क्योंकि आपने पूरा उसे लिखा है, आप बोलते अधूरा हो लेकिन लिखते पूरा हो, तो उसको भी बेचारे को लिखने के अनुसार बोलने के लिए उसको ए लगाना पड़ता है, नहीं तो वो भी वाई और जी करेगा। इंग्लिश में यूजुअली ऐसा ही होता है, लेकिन हिंदी के अनुसार चलने के लिए उसे बेचारे को ए जोड़ना पड़ता है, ताकि ग के साथ एक श्वा साउंड प्रोड्यूस कर सके, ग बोल सके उसे, ग, योग, योग, योग स्वस्ति निरोग। तो हम बोलते क्या, योग स्वस्ति निरोग, तो उसको खा जाते हैं ए को हम, तो लेकिन उसको बेचारे को कंप्लीट करना है अपने हिसाब से, तो वो योगा ए लिखता है, जबकि बोला उसको ये श्वा जाता है, योग, योग, क्योंकि यहां स्ट्रेस है, ये रिड्यूस हो गया, योग। तो वो बेचारा सही है अपनी जगह, लेकिन हम बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे इंडिया, इंडिया, तो वो इंडिया नहीं है, दैट इज इंडिया, आ है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो वो लास्ट वाला जो ए है वो इंग्लिश में सिर्फ श्वा साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी सिर्फ ए स्वर ध्वनि प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ताकि लास्ट वाला ए ध्वनि से जस्ट पहले वाला जो व्यंजन है वो अधूरा न रहे, क्योंकि उसे हम यूजुअली पूरा लिखते हैं हिंदी में, इसलिए उसके अकॉर्डिंग उसे लिखना होता है, ठीक है। वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें है ये लास्ट में स्वर साउंड आ रहा है, अदरवाइज यूजुअली इंग्लिश में लास्ट में अस्वर साउंड यूजुअली नहीं आता, कोई और आ सकता है, और वो भी इंग्लिश में नहीं आता, दूसरे स्वर भी लास्ट में यूजुअली नहीं आते इंग्लिश में, बहुत कम एग्जांपल है जहां ऊ अगर आ रहा है या ई वगैरह आ रहा है ना। जैसे कोई भी है, वाई जिसमें आ जाता है तो ई आता है, हाँ, ऊ अगर आता है तो लास्ट में ऊ आ जाता है, पर ए यूजुअली नहीं आता। लेकिन हम ए भी लास्ट में यूज करते हैं स्वर के रूप में, लेकिन बोलते उसे नहीं है, खा जाते हैं उसे। तो वो चूंकि व्यवहारवादी है, इसलिए वो यूजुअली ए का लास्ट में यूज नहीं करते, जैसे मान लीजिए। और लास्ट वाला जो उनका वो होगा व्यंजन, वो हमेशा अधूरा ही पड़ा होगा, उसके नीचे हमेशा जब उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो एक हलंत मिलेगा यूजुअली। जैसे ये देखिए, अच्छा इंग्लिश में मैंने बताया कि ये देखिए, ये दो व्यंजन ध्वनियां, ये तीन व्यंजन ध्वनियां स, क और ल, इन तीनों को बोल दिया सिर्फ एक वावल साउंड ऊ की मदद से, तो ये हो गया स्कूल, जिसमें स भी अधूरा है, ल भी अधूरा है, ठीक है, केवल व्यंजन है। और क को दे दिया एक स्वर, लेकिन इसी स्वर के सहायता से उन्होंने स, क और ल तीनों को बोला है स्कूल, स्कूल, क्योंकि देखिए एक ही बार मुंह खुलेगा स्कूल बोलने में, स्कूल, 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 ठीक है। अब जैसे अच्छा स्कूल की जगह बोले स्कॉलर, स्कॉलर, तो दो बार खुला, देखिए स्कॉलर, 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 तो ये दो सिलेबल हो गए। लेकिन ये स्कूल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई व्यंजनों को सिर्फ एक वावल साउंड के भरोसे बोल दिया जाता है इंग्लिश में। जैसे ये इंग्लिश का खुद का देखिए, ENG, तो ये हो गया इंग। अब यहां पे ये ग
ये ng क्या है, ये है व्यंजन ध्वनि ng, और ये ई है एक स्वर ध्वनि। तो ये एक, हर स्वर ध्वनि पे देखिए, यहां पे ये स्वर ध्वनि है तो ये एक सिलेबल हो गया, यहां पे ये स्वर ध्वनि है तो ये एक सिलेबल हो गया। यहां ग्लिश में क्या है, जी एल और श, इन तीन, देखिए ये ग और ये श और ये ल, जी एल और श, यानी ग ल और श, इन तीनों व्यंजनों को बोल दिया गया इस ई वावल साउंड की मदद से। इन तीनों कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोल दिया गया केवल एक वावल साउंड की मदद से, तो ये हो गया ग्लिश। अब ये देखिए लास्ट में हलंत आ गया, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए आप ये देखिए यहां पे है, मतलब एक ही वावल साउंड की मदद से वो कई व्यंजन बोलते हैं। जैसे ये देखिए स्ट्रेंथ, अब इस स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, देखिए सिर्फ एक वावल पड़ा है, इस एक वावल से सिर्फ एक वावल साउंड बनी है, बाकी ये एस टी आर और ये ng और स, ये सारे के सारे व्यंजन है 5, यानी 5 व्यंजन उन्होंने बोल दिए सिर्फ एक स्वर या वावल साउंड ए की मदद से। तो देखिए सिर्फ एक मात्रा है स्ट्रेंथ, बाकी सब अधूरे हैं, सब व्यंजन के रूप में स ट, फिर ng थ, और रे जो है उसके बाद ये वावल साउंड है, इसलिए रे में वो मात्रा लगा दी गई, तो ये हो गया रे, स्ट्रेंथ, रे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। इसको इस तरह लिख देते हैं हम, है ना। इसमें जो है ना ये ट, ये आधा है, और रे जो है नीचे का वो पूरा है, जो पूरा आधा दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है जब इस तरह से नीचे लगाया जाता है तो रे। तो ये हो गया स्ट्रेंथ। अब जैसे ये 12th में देखो क्या हो रहा है, टी डब्ल्यू एल एफ टी एच, ये सारे के सारे टी एच से तो बन गया ये एक थ, जैसे यहां भी टी एच से थ बना था, और ये एनजी से देखिए, ये एनजी भी एक डायग्राफ है जिससे एक साउंड बन रही है ng, ये टी एच सी भी एक डायग्राफ है जिससे एक साउंड बन रही है थ, लेकिन साउंड कितनी हो गई, ng स और स ट, 4 साउंड हो गई, और एक व्यंजन, और ये 5 र, 5 व्यंजन ध्वनियां हो गई, और सिर्फ एक स्वर ध्वनि के सारे इन्हें बोल दिया गया। इसी तरह 12th में हो रहा है, देखो ठ व और ये ल फ थ, ये 5 हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 को सिर्फ ये ए है वाउल साउंड, इसके सारे बोल दिया गया, तो ये हो गया 12। अब देखिए सब में, इसमें तो मात्रा आ गई क्योंकि ये डब्ल्यू व के बाद ई आ रहा है, तो इसमें तो इस व को तो अधूरा नहीं लिखेंगे, इस व के में तो मात्रा लगा दी जाएगी ए की, बाकी सब देखो अधूरे पड़े, व्यंजन के रूप में ही पड़े, ये ठ ल फ स, और इस एक स्वर साउंड की मदद से, इस एक वावल साउंड की मदद से इन्हें सबको बोल दिया गया, तो ये हो गया 12। तो ये इतने सारे व्यंजन एक स्वर के मदद से बोल दिए गए, और ये सब मिला के सिर्फ एक अक्षर बना, इतना बड़ा वर्ड लेकिन सिर्फ एक अक्षर। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक वावल साउंड की मदद से उस पूरे अक्षर को बोला है। तो जितने वावल साउंड का आप यूज करेंगे बोलते वक्त, उतने ही उसमें सिलेबल होंगे या अक्षर होंगे। तो इंग्लिश में अक्षर कम होते हैं क्योंकि इंग्लिश में वावल साउंड कम यूज करके ज्यादा व्यंजनों को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्क है, यानी हम जब इंग्लिश के शब्दों का, यानी इंग्लिश जो कि अपेक्षाकृत व्यावहारिक भाषा है, में एक स्वर ध्वनि के सहारे एक से अधिक व्यंजन ध्वनियां बोली या उच्चारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए आपने स्कूल का ले लिया, स क ल को ऊ की सहायता से बोली जाती हैं। इसलिए इंग्लिश शब्दों के उच्चारण के, इंग्लिश शब्दों का जो उच्चारण है उसका जब मैं हिंदी रूपांतरण लिखूंगा तो इंग्लिश शब्दों के उच्चारण के हिंदी रूपांतरण में एकाधिक व्यंजन ध्वनियां, एक से अधिक व्यंजन ध्वनियां यूजुअली बिना व्यक्तिगत स्वर ध्वनि के सहारे ही होती हैं। उनके खुद के पास, बेचारों के पास स्वर ध्वनि नहीं होती, ठीक है। तो वो बिना व्यक्तिगत स्वर ध्वनि के सहारे है, तो वो अधूरी हलंत के साथ लिखी जाएगी, अर्थात हलंत के साथ होती हैं व्यंजन ध्वनियां यूजुअली। जबकि हिंदी जो कि ज्यादा सैद्धांतिक भाषा है, में हिंदी में क्या किया, हर सामान्यतः हर व्यंजन ध्वनि को बोलने के लिए एक स्वर ध्वनि का सहारा लिया जाता है। हर व्यंजन ध्वनि को एक स्वर ध्वनि के मदद से बोला जाता है सिद्धांत के अनुसार।
तो उदाहरण के लिए पाठशाला मैंने लिया था कि इसमें 4 वो हो गए अक्षर, और वहां देखिए वो स्कूल, उसमें एक ही अक्षर है, या स्ट्रेंथ एक ही अक्षर है ना। अब ये रामा, अब यहां देखिए 2 हो गए, ये देखिए मैंने बीच में डैश कर दिया, यानी ये 2 सिलेबल हो गए। रामा, एक ए से, ये तो बन गया रा, और ये हो गया म, राम 2, हिंदी के जैसा बनाने के लिए राम। लेकिन हिंदी करते क्या है, हम हिंदी में ये एक ही अक्षर है, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही आ यूज किया है। इस मैं का ए तो हम यूज ही नहीं करते बोलते वक्त, हम सिर्फ बोल देते हैं राम। जैसे ये स्नान में हो रहा था, स्नान में क्या हो रहा था, हम लिखते यूं है पर बोलते यूं है। तो यहां देखिए अगर हम इस तरह इसको हम अगर उसमें सिलेबल्स में बाइफरकेट करें, अक्षरों में बदलें, तो ये सिर्फ एक अक्षर है, क्योंकि यहां देखिए सिर्फ एक स्वर है आ, से अधूरा, न अधूरा, केवल व्यंजन, तो ये सिर्फ एक अक्षर हुआ स्नान। लेकिन हम बोलते तो ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, यानी हम ज्यादा अक्षर बनाते हैं शब्द को बोलते वक्त, ज्यादा स्वरों का यूज करने के कारण। ठीक है, ये हम में और उनमें फर्क है, बेसिक इंग्लिश का और हिंदी का। अब देखिए मैं इंग्लिश के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको इंग्लिश के अक्षर समझ में समझ में आए। देखो उदाहरण के लिए, अच्छा ये देखिए, अब ये देखिए वापस देखिए इसे, अर्थात किसी शब्द के उच्चारण में जितनी स्वर ध्वनियां होती हैं, किसी शब्द के उच्चारण में जितनी स्वर ध्वनियां होती हैं, उसमें उतने ही अक्षर या सिलेबल होते हैं। एक अक्षर में मात्र एक स्वर ध्वनि भी हो सकती है, जो मैंने बताया, क्योंकि एक स्वर अपने आप में अक्षर भी है, और एक स्वर ध्वनि की सहायता से उसके साथ बोली जाने वाली एक या एकाधिक व्यंजन ध्वनियों का समूह भी हो सकता है वो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेंथ एक ही वो है अक्षर, एक ही सिलेबल है, लेकिन पूरा ग्रुप है उसमें। तो उदाहरण के लिए ये ए जैसे ए यू, तो ए जो है वो भी एक वो वर्ड है, लेकिन सिर्फ सिंगल सिलेबल वर्ड है ए। तो ये सिर्फ एक इस वावल लेटर से ये एक वावल साउंड बन गई, ये एक ही वावल साउंड गिनी जाएगी इंग्लिश में, ये डिफ्थोंग है, 2 वावल साउंड को मिला के बनाई गई एक वावल साउंड। तो ये एक वावल साउंड है, एक वावल साउंड अपने आप में एक सिलेबल होती है या एक अक्षर होती है, तो ये एक अक्षर बन गया सिर्फ एक लेटर से। ठीक है, सिर्फ एक वावल लेटर से। तो एक वावल लेटर या एक वावल साउंड कहें तो वो अपने आप में एक अक्षर है। जैसे आई, ये इसे यूं का यूं लिखा जाएगा आई, तो अब ये एक साउंड हो गई वावल साउंड, तो ये एक वावल साउंड हो गई, तो एक सिलेबल भी हो गया। जैसे यू, अब यू में देखिए ये वाई से तो बना ये, ठीक है, और ये ओ यू जो वावल थीम है इससे बना ऊ, ऊ क्या हुआ, ऊ हुआ गया मेरा वावल साउंड, और ये है कॉन्सोनेंट साउंड, इन दोनों को मिला के बन गया ये यू। लेकिन चूंकि एक ही वावल साउंड यूज हुई है इसमें, इसलिए ये भी क्या है, सिंगल सिलेबल वर्ड, एक ही सिलेबल में काम हो गया यू का। तो ये भी एक अक्षर या सिलेबल वाले शब्द हैं। ठीक है, चाहे वो एक सिर्फ एक वावल भी अपने आप में एक अक्षर हो सकता है, ये मैंने इसमें बताया है। यू डिफरेंट है क्योंकि उसमें ये व्यंजन भी है शामिल, पर ये ए और आई में तो कोई व्यंजन है ही नहीं शामिल, पर ये अपने आप में एक अक्षर भी है, एक सिलेबल भी है, क्योंकि इनको बोलने के लिए मुझे मुंह खोल के निर्बाध हवा का एक झोंका निकालना ही पड़ेगा, ए आई। ठीक है, तो ये अक्षर भी है, सिलेबल सिंगल सिलेबल वाले हैं, जो केवल वावल साउंड होने पे भी एक अक्षर के रूप में है। और जैसे एन है, अब एन में देखिए ये ए और न, तो एन, तो यहां पे एक व्यंजन भी आ गया और एक स्वर भी आ गया। तो चूंकि एक ही स्वर है, एक ही वावल साउंड है, इसलिए ये सिंगल सिलेबल है, या इसका ये तो स्ट्रॉन्ग रूप है, ये अनएपल, तो एन एप्पल भी बोल सकते हैं और अनएपल भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे ये, कब बोलेंगे ये, मैं आपको बताऊंगा। और ये रिड्यूस फॉर्म में बोलते हैं अंग्रेज, इसीलिए हम कई बार उनकी स्पीच को समझ नहीं पाते। तो ये इसमें भी एक ही स्वर है वावल साउंड, और एन जो है वो व्यंजन ध्वनि है, उसको बोल दिया एक स्वर की मदद से, तो ये हो गया एक क्या सिलेबल। इंक, इसमें ई जो है ये एक वावल साउंड है, और अब ये इससे केवल न से यहां बन रहा है एनजी वाला, इसका एक रूल है वो मैं आपको बताऊंगा।
तो ये आई एन के, तो इसमें इंग और क, ये इंग ये देखिए, ये सब अधूरे आएंगे इंग्लिश में लास्ट वाले। तो ये ई जो है लास्ट वाले अगर ए नहीं है तो ठीक है। तो ये ई एक स्वर ध्वनि है, वावल साउंड की मदद से दो बोल दिए गए। अब ये यंग, यंग में ये एक ओ यू से अ, ये ए है, ओ यू से ए वावल साउंड बन रही है जिसकी मदद से ये और ng को बोला जा रहा है। तो ये हो गया यंग। तो ये में तो ये जुड़ जाएगा ये ए, तो ये और ये ng में ये नीचे हलंत आ गया। ये भी एक अक्षर या सिलेबल वाले शब्द हैं। तो वो उसमें एक वावल साउंड अपने आप में एक सिलेबल भी है, ये मैंने बताया है। अब देखिए सिंगल सिलेबल वर्ड्स, अब वो क्या करते हैं, सिर्फ यही कहानी खत्म नहीं होती। मैंने बताया ना कि वो कई सारे व्यंजन को एक ही स्वर की मदद से बोल देते हैं। जैसे ये मैन, मैन में सिर्फ ये एक वावल साउंड है जो इस ए से बनी है, मैन। मैं एम और न, और ये क्या है, वावल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनको इस एक ए की मदद से बोल दिया गया। तो ये हो गया मैन, तो म और न को बोल दिया ए की मदद से। इसी तरह फैन, ये आप आराम से रोक के देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फैन में भी यही है। नेम, अब देखिए नेम में क्या हो रहा है, ये यहाँ ई साइलेंट है। देखिए ये मैं के एम के बाद कुछ आया क्या, ई का कुछ नहीं आया, लेकिन ये ई इसको बोलेगा कि तू अपनी बड़ी वाली साउंड निकाल ले। ये कौन सा है, मैजिक ई सिलेबल हुआ। ये एक ही सिलेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वावल साउंड है। देखिए ये ए, ये दो सिंबल्स, दो साउंड्स को मिला के बनी, दो वावल साउंड्स को मिला के बनी हुई एक वावल साउंड है। इसको कहते हैं डिफ्थोंग। डाई से बना है, दो थोंग यानी साउंड, दो साउंड को मिला के एक साउंड बना ली, लेकिन इसे एक यूनिट, एक वावल साउंड के रूप में ही गिनते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में संयुक्त स्वरों का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में तो संयुक्त व्यंजन को भी सेपरेटली व्यंजन नहीं माना गया, उन्हें दो व्यंजनों का एक समूह माना गया है। जबकि यहां इंग्लिश में न सिर्फ व्यंजनों को, एक संयुक्त व्यंजन को स्वीकार किया गया है एक इंडिपेंडेंट व्यंजन के रूप में, बल्कि संयुक्त स्वरों को भी एक इंडिपेंडेंट सिंगल यूनिट की तरह, एक स्वर की तरह माना गया है, यूज किया गया है। वावल, ये सिंगल वावल है। तो ये होगा नेम। तो नेम में देखो ये एक सिंगल वावल के भरोसे एन और एम दोनों को बोल दिया गया। तो ये एन में तो ये जुड़ गया, और ये पूरा ये ए है, ए नेम, और ये मैं देखिए हलन के साथ आ गया, ये इसका बाइफर्केशन हो गया, न ए और म। इसी तरह ये सिंग, ये एनजी से अंग एस, तो ये सिंग, इसे हम लिख, शुद्ध ये है पर हम इस तरह भी लिख देते हैं। इसमें हो क्या रहा है, स ई अंग, इसे सिंग, स टीएच से स और एनजी से अंग, ये भी एक डायग्राफ हो गया। स दो लेटर से मिलके बन गया एक साउंड, स दो लेटर एनजी से मिलके बन गया एक साउंड, ग, तो हो गया सिंग। तो एक ये व्यंजन ध्वनि हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं ये, टीएच, ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इन कॉन्सोनेंट लेटर्स से बनी है ये कॉन्सोनेंट साउंड स, और इन एनजी कॉन्सोनेंट लेटर से बनी है ये कॉन्सोनेंट साउंड ग। तो ये हो गया सिंग। तो दो कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोल दिया गया एक वावल साउंड की मदद से, सिंग, ये बाइफर्केशन हो गया इसका। ये है ईयर, ईयर में ये वाई, ये हो गई कॉन्सोनेंट साउंड, और ई ए वावल थीम से ईयर, ईयर एक वावल साउंड बनी, ईयर, ठीक है। अब और ये मैंने बताया था कि वो ये ब्रिटिश नॉन रॉटिक है और वो रॉटिक है, और वो जो है इस तरह का जो डिफ्थोंग होता है जिसमें श्वा बाद में आता है, उसे अमेरिकन श्वा को हटा के यूज करते हैं। वो सिर्फ श्वा हटा देंगे और ई यूज करेंगे, और वो बोलेगा ईयर और ये बोलेगा ईयर, ईयर, ठीक है। पर ये आएगा इस वाई की वजह से, मैंने आपको बताया था क्यों, ठीक है। तो ये सब सिंगल सिलेबल वर्ड है, कितने कितने लेटर्स हैं, कितनी कितनी साउंड्स हैं, लेकिन सिलेबल सिंगल, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक वावल यूज किया गया है। अब देखिए जज, जज में भी यही हो रहा है। अब ये देखिए, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, वो भी कारण है। जब लास्ट में जीई का ग्रुप आता है, ये जीई एक ब्लेंड है जो हमेशा केवल जय साउंड बनाएगा अगर लास्ट में आएगा, चाहे ब्रिज हो, चाहे जज हो, चाहे फज हो, हाँ, चाहे कुछ भी ले लो, अगर लास्ट में जीई आया तो सिर्फ जय साउंड बनाएगा। ये मैजिक ई वाला सिलेबल नहीं है, गलतफहमी नहीं पालिएगा। अगर ये मैजिक ई वाला होता तो ये जूज होता, जूज, लेकिन ये जीई एक ब्लेंड है,
ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी ये बातें कि ये एक ब्लेंड है, गिनती के ब्लेंड है, ठीक है, तो वो हम याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जय साउंड बनाएगा, और ये चूंकि एक क्लोज सिलेबल हो गया, डी और जी इसको क्लोज कर रहे हैं यू को, तो इस यू की शॉर्ट साउंड बनेगी। शॉर्ट साउंड यू की कौन सी है? अ। तो ये हो गया जज। यहां जे से जय बन रहा है, यहां जीई से जय बन रहा है, और मैंने बताया था कि ये डी यहां साइलेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि डी के बाद, मैंने बताया था ना, जी जे से पहले अगर डी आया, वावल के बाद, और जी या जे लेटर से पहले डी आया, तो ये डी ये साइलेंस रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो ये डी साइलेंट रहेगा, तो ये हो गया जज। जैसे ब्रिज, जैसे फज, जैसे एडजेक्टिव, जैसे एडजस्टमेंट, जैसे अजर्न, जैसे अजर्नमेंट मोशन, हाँ, वो सब ये डी साइलेंट है यहाँ पे, वो रूल के अकॉर्डिंग है। अब ये देखिए चर्च, चर्च में क्या है, ये सीएच से च बना, ये सीएच से च बना, लेकिन ये सीएच वाली जो च साउंड है ये शुरू में आ रही है वर्ड के, इसलिए एस्पिरेट होगी, हैकार के साथ बोली जाएगी, छ के जैसे बोली जाएगी। तो ये हो गया छ, छ। और ये आर कंट्रोल्ड सिलेबल है। ये देखिए, ये यू से, मैंने कहा था ना कि जब ये आर कंट्रोल्ड होगा तो ए को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये यू से एस ए ध्वनि बन रही है, क्योंकि ये क्लोज सिलेबल है, क्लोज सिलेबल है, तो ये यू को की शॉर्ट साउंड बनने देगा, शॉर्ट साउंड बनने देगा तो ए साउंड बनेगी। लेकिन ए साउंड को इस आर कंट्रोल की वजह से इस रूप में लिखेंगे हम। बस इतना सा फर्क है इस ए में और इस ए में, कि ये ए जब आर होगा उसके बाद, वावल के बाद, तब ये काम लिया जाएगा, अदरवाइज ये काम लिया जाएगा। है दोनों भाई भाई, दोनों ए है, देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन आर कंट्रोल जब सिलेबल आएगा तब हमें ये लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये हो गया छ, और ये च के च ही बोलेगा क्योंकि लास्ट में आया है। जो लास्ट में आता है किसी सिलेबल के वर्ड का पट है या च, तो वो एस्पिरेट नहीं होते। तो ये होगा चर्च। अब ये रै को खा जाएगा क्योंकि नॉन रॉटिक है, तो ये बोलेगा छच, छच, और ये बोलेगा चर्च, चर्च पूरा बोलेगा। ये यू हो रहा है, छ में ए मिल गया, तो ये हो गया छ पूरा, छ। फिर ये जो रै है ये अधूरा है, और सी एच का च है ये अधूरा है, देखिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप जैसे दो सिलेबल, अब जैसे ये सिट है, सिट में हमने सिटी लिया था शुरू में, देखिए ये सिट में सिर्फ आय वाला, जो आय से ई बना, छोटी ई, और ये बन गया एक सिलेबल। लेकिन जब सिटी लिखूंगा तो सिटी में क्या हो रहा है कि ये वाई एक वावल की तरह काम करता है, और जब वाई लास्ट में आता है और दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड होता है तो वाई से आई बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये हो गया सिट और ई, तो सिटी, सिटी। और ये स्ट्रेस देना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ये एक से ज्यादा सिलेबल हो गए। ये जो मैं है अपने सिलेबल्स को बीच में हाइफन से बाइफरकेट करूंगा। डिक्शनरी में सिर्फ डॉट लगा के बाइफरकेट कर देते हैं, वो दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लिसिट, बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए बीच में हाइफन लगा के अपने सिलेबल्स को सेपरेट करूंगा। तो यहाँ ये दो सिलेबल है, सिट और ये ई। अब ये देखिए, ये अकेला वावल साउंड के दम पे ये एक सिलेबल बन गया। ये सिर्फ एक वावल साउंड है ई, इसमें कोई व्यंजन ध्वनि नहीं है, लेकिन एक वावल साउंड अपने आप में एक सिलेबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक व्यंजन ध्वनि, एक कॉन्सोनेंट साउंड अपने आप में एक सिलेबल नहीं होती जब तक कि उसके साथ कोई वावल साउंड न जोड़ दी जाए। दैट वोंट बी कॉल्ड अ सिलेबल। उसको मुंह से बाहर ही नहीं निकाल सकते। बाहर निकालने के लिए आपको एक स्वर ध्वनि चाहिएगी, देन ओनली इट विल कम आउट एज एन अक्षर, एक सिलेबल बनेगा, वो मुंह से बाहर निकलेगा। तो ये सीढ़ी, अब इसी को वो सीढ़ी बोल देगा। ये मैंने इसका बाइफरकेशन किया है। अब जैसे ये देखिए डेन, डेन क्या होती है? शेर की मांद। तो इसमें देखिए ये ई के भरोसे ये डी और डे और ने को बोल दिया है, लेकिन यहाँ है डिनाई। अब ये देखिए, ये मैंने कहा था ना कि बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जब वाई से आई बनता है, एक बड़ा वाला वावल साउंड बनता है। ये तब होता है जब ये वर्ब होती है, जैसे डिनाई, जैसे रिलाई, जैसे और कोई से भी जिसमें वाई एंड हो, लेकिन एक वर्ब होना चाहिए वो। क्योंकि वर्ब में क्या होता है कि जो दो सिलेबल की अगर कोई वर्ब है तो उसमें जो सेकंड सिलेबल है उस पे स्ट्रेस दिया जाता है। जब इस पे मैं स्ट्रेस दूंगा तो इस वाई को मुझे पूरा बोलना होगा, तो ये होगा डिनाई। जैसे माय में होता है, माय में सिर्फ एक सिलेबल है, एम वाई, माय। लेकिन माय में जब एक सिलेबल होता है तब वो जो वाई है वो लंबी साउंड बनाता है, क्योंकि दैट इज एन ओपन सिलेबल।
बताऊंगा कैसे। पर यहां जब ये दो सिलेबल आ गए, लेकिन ये दो सिलेबल अगर मान लीजिए ये एक वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें अगले वाले सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है, इसलिए ये पूरा हो गया। तो ये डिनाई, और यहां पे ये देखिए ये सिटी, क्योंकि ये एक नाउन है, ये सिटी एक नाउन है, संज्ञा शब्द है, तो इसमें पहले वाले सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाएगा। तो पहले वाले सिलेबल को स्ट्रेस दूंगा तो ये छोटा का छोटा ही रह जाएगा, तो ये होगा सिटी, सिटी। लेकिन ये एक वर्ब है, अगले वाले को स्ट्रेस देना है, तो ये हो गया डिनाई। ठीक है, ये मैंने इसका बाइफर्केशन कर दिया। ये आई, ये ई है, और ये आई है। और ये जब स्ट्रेस किसी सिलेबल को दिया जाता है, तो मैंने बताया कि सिलेबल की आत्मा, उसका न्यूक्लियस होता है वावल साउंड। तो यहां स्ट्रेस वावल साउंड को दिया जाता है। स्ट्रेस का मतलब है आई एम स्ट्रेसिंग द वावल साउंड विच इज देयर इन द सिलेबल, सो आई हैव टू स्ट्रेस आई in spite of stressing and. It can be stressed but I can stress I right। तो ये अगर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं किसी सिलेबल को, तो दैट मीन्स आई एम स्ट्रेसिंग द वावल साउंड दैट इज देयर इन दैट सिलेबल। ठीक है, तो ये हो गया डिनाई। ये मैंने इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। डिनाई यानी मना करना, रिलाय यानी विश्वास करना, रिलायंस यानी विश्वास। ठीक है, अब ये देखिए साइकिल, अब ये दो सिलेबल, फिर ये तीन सिलेबल कैसे बना साइकिल। अब ये नाउन है, तो साइकिल पहले वाले पे स्ट्रेस आया, साइकिल। ये वाई अगर सिंगल सिलेबल वाला होता है, तो वाई से यूजुअली सिंगल सिलेबल वर्ड में अगर वाई है तो वो बड़ी साउंड बनाएगा आई की, तो दैट इज आई। ठीक है, और आई की छोटी साउंड क्या होगा ई। तो यहां ये साई और ये खल, ये सी एल ई, ये एक टाइप ऑफ सिलेबल है। जब एल ई लास्ट में ई होता है, उससे पहले एल होता है, और यहां कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे हमेशा ऐसी साउंड बनती है। जैसे सी एल ई है तो खल, बी एल ई है तो बल, जैसे सिलेबल। जैसे देखिए बी एल ई, तो ये होगा बो, बो। ये है खल, और ऐसा ही बनेगा। जैसे कोई डी एल ई है तो वो डो बनेगा, और ये एक सेपरेट बना देता है सिलेबल। तो ये हो गया साइकिल। देखिए यहाँ पे ये वावल साउंड है, यहाँ पे ये श्वा वावल साउंड है, और ये हवा में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो बिना इस श्वा साउंड के, इस एल के भरोसे, मैंने बताया था ना 11 अप्रोक्सीमेंट्स हैं, तो वो अप्रोक्सीमेंट के भरोसे या म और न सोनोरेंस होते हैं, नासिक्य यानी नेजल्स, और अप्रोक्सीमेंट्स 11 नासिक्य यानी म न और ग, और अप्रोक्सीमेंट्स यानी 11 वाई आर एल एंड डब्ल्यू। इनके भरोसे आप, ये सोनोरेंट होते हैं, तो सिर्फ इनके भरोसे भी आप सिलेबल बना सकते हो। इंग्लिश एक सैद्धांतिक भाषा है, व्यावहारिक भाषा है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो बाद में आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे, तो इसको बिना इस स्वा के भी बोल सकते हो। अब देखिए साइकिल के बाद लीजिए बाइसाइकिल। अब ये बाइसाइकिल में ये देखिए आई, ये एक ओपन सिलेबल हो गया आई। उस सिलेबल में ये एक सिलेबल, देखिए ये तीन सिलेबल है, यहाँ दो सिलेबल है साइकिल, यहाँ तीन सिलेबल है बाय साइकिल और बाइसिकल। ये क्यों हुआ ये बताता हूं। ये ब्रिटिश बोलेगा सी, और अमेरिकन हमेशा रिडक्शंस के समय श्वा यूज करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, सो ही विल कॉल इट बाइसिकल, और ब्रिटिशर विल कॉल, ब्रिटन विल कॉल इट बाइसिकल। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये ओपन सिलेबल है, इसमें ये आय बाद में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, खुला है बिल्कुल। ये आय क्या वावल, तो वो अपनी बड़ी साउंड बनाएगा। तो आय की बड़ी साउंड क्या है आय, तो ये बाय। और चूंकि ये नाउन है, तीन सिलेबल वाली नाउन है, और उसमें अगर कोई एक पहले प्रीफिक्स लग रहा है, तो वो प्रीफिक्स पे सिलेबल लगता है और स्ट्रेस लगता है, तो ये हो गया बाय। और फिर इसके स्ट्रेस लग गया तो ये वाय जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो गया सी छोटी ई। और छोटी ई के अलावा ये छोटी ई तो बनती है। अमेरिकन रिडक्शन के समय यूजुअली श्वा काम लेते हैं। वो ब्रिटिश जो ब्रिटन है वो ई बोलेगा, अमेरिकन श्वा बोलेगा, स बोलेगा, तो वो बोलेगा बाइसाइकिल। और ब्रिटिश जो ब्रिटन है वो बोलेगा बाइसिकल। और ये खल वही सीएलई खल, जैसे ये बना था। ये श्वा ऊपर है क्योंकि मैं भविष्य में आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो इस बिना श्वा के बोलोगे, फिर वो आप बोलोगे खो, खल नहीं बोलोगे, खल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे खो खो। इसको श्वा को खा जाओगे क्योंकि एक्सपर्ट हो जाओगे। और ये ऐसा करते हैं क्योंकि वो फिर इस एल के भरोसे ही एक सिलेबल बना लेते हैं। ये एल चूंकि एक अप्रोक्सीमेंट है, इसमें एक हवा, एक सोनोरस साउंड है ये, इसलिए इसके भरोसे वो सिलेबल बन जाएगा
और उस सिलेबल में ये श्वा भी नहीं होगा, सिर्फ क ल होगा और ल के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाएगा। उस बिंदु का मतलब है कि ये एल जो है ये सिलेबिक है, सिलेबिक है, यानी एक सिलेबल के लिए जो जरूरी वावल है उस वावल की तरह इसका उच्चारण किया जाएगा। तो इसे बोला जाएगा ओ, एक हवा निकल रही है ओ। मैं बताऊंगा कैसे होता है ये। तो ये 3 सिलेबल हो गए। अब जैसे ये है साइक्लोन, साइक्लोन में देखिए 2 है, ये साई, अब ये नाउन है तो ये देखिए ये साई पे आ गया स्ट्रेस, और ये आ गया CLO अनि, तो ये ई एक मैजिक की सिलेबल है, तो ये दूसरा, ये सिलेबल एक है, ये एक सिलेबल है। तो ये साइक्लोन में क्या हो रहा है, मैजिक ही बोल रहा है ओको के तू अपनी बड़ी साउंड बना ले, तो ये बड़ी साउंड बना ली ओने। तो ये CL, इन दोनों को इन CL और N, इन व्यंजनों को बोल दिया गया, 3 व्यंजनों को बोल दिया गया इस एक वावल साउंड के भरोसे। ओ ओ, ओ की बड़ी साउंड ओ, अमेरिकन इसे ओ बोलेगा, ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वो इसे औ बोलेगा। और ये मैंने बाइफर्केशन किया सब, साइक्लोन, साइक्लोन और क, चूंकि वो मैंने बताया ना एस्पिरेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 2-3 ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहां पे ये एस्पिरेट नहीं होते, कपटच है, कपटीच है वो, हाँ कपटीच है। तो ये साइक्लोन, और वो है कि अगर एस या एस आगे पीछे आ जाए तो एस्पिरेट नहीं होगा, अगर वो सिलेबल के लास्ट में आता है कैपेटच तो वो एस्पिरेट नहीं होगा। ये 2 चीजें मेन है, आगे मैं और बताऊंगा। एक और चीज है वो आपको बाद में बता दूंगा जब एस्पिरेशन हम करेंगे। तो ये साइक्लोन 2 में खत्म हो गया, साइक्लोन, ये ई साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, साइलेंट, ये मैजिक ई है, ये है साइक्लोनिक। अब ये देखिए आईसी, ये आईसी मैंने बताया था कि जब 3 या 3 से बड़े शब्द होंगे तो उनमें जो निर्धारक होगा प्रोनाउंसिएशन का वो होगा उसके साथ लगा हुआ सफिक्स। सफिक्स निर्धारित करेगा कि स्ट्रेस किस पे देना है, किस सिलेबल पे देना है, किस अक्षर पे देना है। यहां ये जो इक, जो वो है सफिक्स, ये इक क्या करता है आप याद रखो, आप याद करो, डेमोक्रेटिक, या हमने कोई भी लिया था जैसे जिसमें भी इक सफिक्स आएगा तो उसमें उस इक से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाएगा। जैसे डेमोक्रेटिक या कैरिज्मेटिक या कुछ भी हो इक वाला। जैसे अब ये हो गया साइक्लोनिक, तो ये क्लोनिक, ये साई से हटेगा स्ट्रेस और ये इक से जस्ट पहले वाले पे ये स्ट्रेस आ गया। ये दोनों या तो ये इस्तेमाल करूंगा मैं या ये इस्तेमाल करूंगा। जो ब्रिटेन है वो ऑ को यूज करता है और अमेरिकन ऑ को कभी यूज नहीं करता, वो ऑ की जगह हमेशा आ यूज करेगा, हमेशा वो ऑ की जगह हमेशा आ यूज करेगा। अमेरिकन वो ऑ को यूज ही नहीं करता, वो ऑ को मानता ही नहीं है स्वर, ठीक है। तो ये एक जो डिफरेंसेस है उनमें ये एक डिफरेंस है। तो ये हो गया साई क्लॉ, और ये अगर ये देखिए ये चूंकि एक ओपन, ये एक क्लोज सिलेबल हो गया, इस एन ने इस ओ की छोटी साउंड बनने थी ऑ, लेकिन जब मैंने इसे क्लोज नहीं किया ओ को तो वो इसकी बड़ी साउंड बना लिया। ओ की बड़ी साउंड आ नहीं है पर अमेरिकन बनाता है इस ऑ की जगह, तो ये एक ओपन सिलेबल करना पड़ेगा। ओपन सिलेबल करना पड़ा तो ये एन जो है इसका ये यहां से पे नहीं आ सकता, वो एन फिर अगले वाले सिलेबल में चला जाएगा, इक वाले सिलेबल में चला जाएगा। तो यहां ये इक सिलेबल है, इसके साथ ये एन जोड़ना पड़ा, इस एन को यहां से भगाना पड़ा क्योंकि एक ओपन सिलेबल बनाना पड़ा। ओपन सिलेबल बनने से ये एन यहां से हटा और इक के साथ जुड़ गया, तो ये निक। तो ये क्लॉनिक और ये क्लोनिक। अगर ब्रिटेन बोलेगा तो वो बोलेगा साई, देन ये लेगा क्लो, क्लोन, और फिर ये लेगा इक, तो साइक्लोनिक, साइक्लोनिक। और ये जो अमेरिकन है वो लेगा साइक्लानिक, साइक्लानिक, है वही बात, ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका अपना अपना। बट द थिंग इज कि 3 सिलेबल होते ही ये एक ने डिसाइड किया कि स्ट्रेस कहां लगेगा, ठीक है। और यहां पे देखिए ये 2 सिलेबल तक तो जो है ना नाउन और वर्ड के हिसाब से निर्धारित हो जाता है कि स्ट्रेस कहां लगेगा। नाउन्स में 2 सिलेबल के में पहले यूजुअली लगता है स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे, और वर्ड्स में सेकंड सिलेबल पे लगता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सिलेबल क्या होता है, उसका कंपैरिजन क्या हिंदी के अक्षर के साथ। जब मैं आपको सिलेबल बताऊंगा तो जैसे मैंने वो बताई ना आपको, ये ख वाली, ये एल अपने आप में एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इस तरह की जो भी पर्टिकुलर जो भी बारीकियां, जो भी नुआंसेस हैं, वो मैं आपको सारी सिलेबल की
50 पेज में समझाऊंगा, क्योंकि सिलेबल एक टेक्निकल पॉइंट है जो यूजुअली लोगों को समझ नहीं आता, जबकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ अक्षर जैसा है, हिंदी के अक्षर जैसा है। फर्क ये है कि हमारे अक्षर में हर व्यंजन को एक स्वर ध्वनि दी जाती है, इसलिए कई सारे अक्षर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना अक्षर ज्ञान, उस अक्षर ज्ञान में एक्चुअली व्यंजन और स्वर दोनों का ज्ञान है। पाठशाला में जो पा है वो अक्षर है, क्योंकि उसमें प और आ दोनों है। लेकिन यहां जब वो स्कूल बोलेगा तो उसमें एक ही अक्षर है, इतने स क और ल, 3 व्यंजन उसने बोल दिए ऊ स्वर की मदद से, तो उस वहां अक्षर कम बनते हैं, सिलेबल्स कम बनते हैं, और हमारे यहाँ सिलेबल्स या अक्षर ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम उसको अक्षर ज्ञान कह देते हैं। क्योंकि जैसे पाठशाला में तो 4 अक्षर हो गए, जबकि वहां स्कूल में सिर्फ एक ही अक्षर हुआ, एक ही सिलेबल हुआ। लेकिन वहां जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स बनेंगे वो सिलेबल के अकॉर्डिंग बनेंगे, जैसे जैसा सिलेबल होगा वैसा ही प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे मैजिक के सिलेबल में प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड का कुछ और होगा, और सिलेबल हमें प्रोनाउंसिएशन के लिए पकड़ना होता है वावल साउंड कौन सी बन रही है। तो मैजिक ई सिलेबल में वावल साउंड कुछ और बनेगी, क्लोज्ड सिलेबल होगा तो वावल साउंड कुछ और बनेगी, छोटी वावल साउंड बनेगी, ओपन सिलेबल होगा तो वावल साउंड बड़ी बन जाएगी। ये सब हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स हम सीखते जाएंगे इन सब बातों को डिस्कस करते वक्त। अभी मैंने सिर्फ कंपेयर किया है हिंदी के साथ, जब मैं विस्तार से बताऊंगा तो मुझे एक फीडबैक ये भी मिला कि मैं एग्जाम्पल्स ज्यादा दूं। जैसे मैंने वावल साउंड समझाई तो मुझे वावल साउंड्स के एग्जाम्पल्स देने चाहिए थे। मैं अभी सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं हिंदी के साथ इंग्लिश को। जब मैं इंग्लिश को, सिर्फ इंग्लिश को मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो एक एक बात के लिए मैं 50-50 एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं और देखने समझने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए अब ये आज हमारा हुआ। अच्छा, एक और बात, मुझे ये भी फीडबैक मिली है कि इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लोगों को, आपको स्पोकन इंग्लिश पे भी करना चाहिए। तो हम स्पोकन इंग्लिश की भी सीरीज अगले संडे से शुरू कर रहे हैं, जिसपे हम सीधे सेंटेंस लेवल की बात करेंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।